हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। आज हम हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उत्तराखंड के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करेंगे और सभी क्वेश्चन का मैंने अच्छे से विस्तार भी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, यह आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोंवारह होना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है यानी अत्यधिक लाभ होना। पोंवारह मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यधिक लाभ होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तू डाल डाल मैं पात पात मुहावरे का अर्थ है। इसका सही उत्तर है यानी कि चालाक के साथ चालाकी, यानी कि तू डाल डाल मैं पात पात, दोनों चालाक व्यक्ति हैं, तो क्या कह रहा है? यानी कि चालाक के साथ चालाकी। अगला क्वेश्चन है, किस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए होता है? इसका सही आंसर है विस्मयादिबोधक चिन्ह का। ठीक है, यानी कि हर्ष, घृणा और शोक के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसा होता है? ठीक है, पूर्ण विराम होगा और नीचे बिंदु होगी। ठीक है, पूर्ण विराम ये होता है चिन्ह। ठीक है, अल्प विराम का ये होता है, अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है, क्वेश्चन मार्क ये होता है। ठीक है, और उद्धरण चिन्ह ये होते हैं जो ऊपर लगाए जाते हैं वाक्यों के। पुनरुक्ति, ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज़ हम लिखते हैं उसे यानी बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चिन्हों का, पुनरुक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती कौन सा वाक्य है? इसका सही आंसर है संकेत वाचक। ठीक है, यानी कि अर्थ के अनुसार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 विधानवाचक वाक्य है, नंबर 2 निषेधवाचक, 3 प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ठीक है, यानी कि संकेतवाचक में क्या होता है? यानी कि संकेत किया जाता है, यानी कि अगर वर्षा होती, ठीक है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, और ये जो है योजक चिन्ह के अनुसार या फिर समुच्चय बोधक चिन्ह के अनुसार जुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा विलोम युग्म गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि लघु का विलोम क्या होता है? गुरु। बक्र का क्या होता है? रिजु। ठीक है, बक्र मतलब टेढ़ा होता है, रिजु मतलब सरल होता है। वृद्ध बूढ़ा हो गया, बूढ़े का विलोम क्या हो जाएगा? तरुण। ठीक है, यानी कि ये सभी ऑप्शन जो है हमारे सही है, यानी कि इनमें से कोई सभी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, शेर का पर्यायवाची कौन नहीं है? यानी कि मृगांक। ठीक है, केसरी, शार्दुल, केहरी किसको होते हैं पर्यायवाची? सभी शेर का होते हैं। ठीक है, मृगराज, मृगराज भी किसका होता है पर्यायवाची? शेर का होता है। ठीक है, और मृगांक होता है तुम्हारा किसका? चंद्रमा का, चंद्रमा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग युग्म गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से यानी कि विद्वान का जो यानी कि स्त्रीलिंग होगा क्या बनेगा? विदुषी। नेता का नेत्री बनेगा, साधु का साध्वी बनेगा। ठीक है, ये सभी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस अपि, ठीक है, यद्यपि में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर है यण संधि। ठीक है, यद्यपि, यद्यपि में कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, अगर देखा जाए फ्रेंड्स, यानी कि य, रे, ल और व। ठीक है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन से पहले अगर कोई भी शब्द आधा आता है तो उसमें कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। ठीक है, यण संधि किसका भेद है? स्वर संधि का। ठीक है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, गुण संधि, दीर्घ संधि, ठीक है, यण संधि, फिर एक आती है तुम्हारी अयाधि संधि, और एक और आती है आपकी कौन सी? वृद्धि संधि। ठीक है फ्रेंड्स, संधि कुल कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। स्वर संधि मैंने बताई दी आपको, फिर व्यंजन संधि आती है, और फिर एक आपकी आती है यानी कि विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि जो प्रत्यय यानी कि संज्ञा के, संज्ञा शब्द के पीछे, सर्वनाम शब्द के पीछे और विशेषण शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो उन शब्दों को कहते हैं तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय इनसे बने शब्द को क्या कहते हैं? तद्धितांत। ठीक है, अगर पूछा जाए कि क्रिया या धातु के पीछे लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो कहते हैं कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत। ठीक है, यानी कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2। यानी कि जो मूल शब्द के अंत में शब्द जुड़े उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो मूल शब्द के आदि या प्रारंभ में शब्द लगे तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, प्रारंभ में जो शब्द जुड़ेगा, ठीक है, जो शब्दांश होगा उसे कहेंगे उपसर्ग। ठीक है, और लास्ट में जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय। संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के पीछे जो प्रत्यय लगेंगे उन्हें क्या कहेंगे? तद्धितांत। ठीक है, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, और क्रिया के पीछे कृदंत प्रत्यय।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा गलत युग्म है? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, पेंशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का है। अखरोट पश्तो भाषा का है। कारतूस फ्रेंच या फिर फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका देखो कहीं कहीं मैंने सराफ देखा था चेक करके कि सराफ तुम्हारा अरबी के अंतर्गत भी आता है और फारसी के भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अत्यधिक व अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये बताया था कि मूल शब्द के जो आदि या प्रारंभ में शब्द जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। ठीक है, इसका देखो अति, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। ठीक है, इसमें उपसर्ग क्या बनेगा? अति। और अत्यंत देखो अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, इसमें क्या निकलेगा शब्द? अति। ठीक है, इसका सही क्या हो जाएगा? अति। ठीक है, अत्यधिक व अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण अर्धस्वर उच्चारण के समान है? ठीक है, यानी कि पूछे गए कि कौन से वर्ण जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं तुम्हारे ये और वह। ठीक है, वह का उच्चारण स्थान पूछे तो दंतोष्ठ्य, यह का पूछे तो तालव्य, च और छ तालव्य के अंतर्गत आएंगे। ल कौन सा व्यंजन होता है? ल होता है पार्श्विक व्यंजन और रे लुंठित व्यंजन। ठीक है, रे तुम्हारा आ भी चुका है लेखपाल पटवारी में कि रे कैसा शब्द है? लुंठित व्यंजन है। और रे यानी कि ल है तुम्हारा पार्श्विक, रे है तो आपका लुंठित व्यंजन, कै और ख कंठ है। अगला क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत कितनी धाराएं थीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 9। लेकिन राजभाषा अधिनियम यानी कि प्रथम राजभाषा अधिनियम कब आया था? 1963 में। और इसमें कुल कितनी धाराएं थी? 9 धाराएं थी। ठीक है, हिंदी को विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी में छायावाद युग का समय माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1918 से 1936। ठीक है, यानी छायावाद युग कब माना जाता है? कब से कब तक? 1918 से 1936 तक। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभ आते हैं जिसके अंतर्गत कवि आते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। छायावाद युग 1918 से 1936 तक। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं व बोलियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अब पूछा है कि हिंदी भाषा में यानी कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5। ठीक है, इन्हें वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो वो आती है तुम्हारी 17। ठीक है, और जो 5 उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो तुम्हारा आता पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है तुम्हारी कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी। ठीक है, कोरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं और बांगरू को हरियाणवी। ठीक है, फिर आती है ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। किसके अंतर्गत आएंगी ये? पश्चिमी हिंदी के। फिर दूसरे नंबर पर आता तुम्हारा राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी। ठीक है, जयपुरी को ही कहते हैं ढूंढाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी किसके अंतर्गत आएंगी? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। फिर आता है आपकी पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं अवधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर आती है आपकी नंबर 4। ठीक है, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। और 5वां उपभाषा वर्ग आता है आपका पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है तुम्हारी कुमाऊनी, गढ़वाली और कहीं कहीं नेपाली भी दे रखा है। ठीक है, नेपाली को जोड़कर 18 हो जाती हैं, नहीं तो वैसे मुख्यतः 17 ही हैं। यानी कि 5 उपवर्ग के अंतर्गत कितनी बोली आती हैं? 17। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हिंदी की जो 22 भाषाएं हैं वो किस अनुसूची के अंतर्गत आएंगी? वो आएंगी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, और संविधान का भाग पूछा जाए तो संविधान का भाग आएगा 17वां। ठीक है, यानी कि मूल संविधान में जो तुम्हारी कुल भाषाएं थी वो कितनी थी? पहले मूल संविधान में भाषाएं थी आपकी, मूल संविधान में आपकी भाषाएं थी कितनी? 14। ठीक है, कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, 15वीं भाषा कब जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। ठीक है, सिंधी जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। ठीक है, उसके बाद यानी कि 16वीं, 17वीं और 18वीं। ठीक है, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी जिसके अंतर्गत आती है तुम्हारी यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली कब जोड़ी गई थी? ये हुआ था तुम्हारा 71वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, उसके बाद जोड़ी गई थी आपकी यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, कुल 22 भाषा होगी। कौन से संविधान संशोधन था वो? यानी कि 92वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है लेखक की रोटी गद्य संग्रह के रचनाकार हैं। लेखक की रोटी। ठीक है, लेखक की रोटी गद्य संग्रह किसका है? आपका मंगलेश डबराल। ठीक है,
मंगलेश डबराल, ठीक है, मंगलेश डबराल की और भी रचनाएं हैं, जैसे कि पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु। किसकी रचना है ये सभी? मंगलेश डबराल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दिमागी गुलामी। दिमागी गुलामी व सतमी के बच्चे, ठीक है, दिमागी गुलामी व सतमी के बच्चे कहानी के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, दिमागी गुलामी और सतमी के बच्चे किसकी कहानी है? राहुल सांस्कृत्यायन है। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन ने एक रचना वो लिखी थी जिसे कहते हैं यानी कि हिमालय परिचय। ठीक है, हिमालय परिचय गढ़वाल व कुमाऊं, किसके? वो भी राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जरीवाना शब्द का अर्थ है। इसका सही आंसर है जुर्माना। ठीक है, जरीवाना शब्द का क्या अर्थ है? जुर्माना होता है। अगला क्वेश्चन है स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने के विचारों को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी कि स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने के विचारों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है अनुवाद। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ भी चुका है यूके SSC में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किसी मुद्दे के लेखन में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया हो। ठीक है, यानी कि किसी मुद्दे का लेखन उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया हो, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपको न्यूज पेग। ठीक है, क्या कहलाएगा? न्यूज पेग। ठीक है, पीत पत्रकारिता क्या होती है? यानी कि सेलिब्रिटी द्वारा जो होती है वो होती है तुम्हारी पीत पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक हिंदी हो गई है और बहुत अच्छे से मैंने हिंदी की व्याख्या भी की है। अब आगे से आपके उत्तराखंड, ठीक है, जिस क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी मैं उसकी अच्छे से व्याख्या करूंगा आपके सामने और आप अच्छे से देखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी जोड़ते रहें। चलो फ्रेंड्स, अब यूके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है गुघाल मेला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुघाल मेला। ठीक है, भुवनेश्वरी मेला कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल में। लोसर मेला डुंडा। ठीक है, लोसर मेला डुंडा मतलब उत्तर काशी में। कहाँ आएगा? उत्तर काशी। ठीक है, गेंदुआ मेला पड़ता है आपका उत्तर काशी में। ठीक है, अगर आता गिंदी मेला, ठीक है, गिंदी मेला आता तो पौड़ी में और गेंदुआ मेला उत्तर काशी में। ठीक है, गुघाल मेला कहाँ आता है आपका? गुघाल मेला आता है आपका हरिद्वार। ठीक है, कहाँ आता है? हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन सी राजपूत जनजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, पाल वंश। यानी कि राजपूत जनजाति जो सूर्यवंशी मानी जाती है कौन सी जनजाति है? वो है आपकी पाल जनजाति। ठीक है, चंद्रवंश। चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद। चंद्रवंश के अंतिम शासक कौन थे? महेंद्र चंद। महेंद्र चंद की हत्या कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1790 में। किसके द्वारा की गई थी? गोरख द्वारा। कौन सा युद्ध हुआ था? हवाला बाग का युद्ध। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लखिया भूत किस लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र है? ठीक है, यानी कि यहाँ पर लखिया भूत पूछा गया है कि किस लोक नृत्य का मुख्य पात्र है, तो इसका सही आंसर है हिल यात्रा। ठीक है, हिल यात्रा उत्सव कहाँ आयोजित की जाती है? तो आपकी पिथौरागढ़ में। ठीक है, हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र कौन सा है? लखिया भूत। ठीक है, हिल यात्रा कृषि प्रधान नृत्य गीत है। अगला है आपका रंबाड़। ठीक है, रंबाड़ सलूर डुंगरा गांव में मनाया जाता है, चमोली में। ठीक है, रंबाड़ को अमूर्त धरोहर सूची कब में शामिल कब किया गया था? ये किया गया था आपका 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, कब किया था? 2 अक्टूबर 2009 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अस्कोट आराकोट यात्रा किसके द्वारा आयोजित की जाती है? पहाड़ संस्था। पहाड़ संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। इसके संस्थापक कौन है? शेखर पाठक। ठीक है, पहाड़ संस्था के संस्थापक कौन है? शेखर पाठक। कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी नैनीताल में। ठीक है, अस्कोट आराकोट की कुल यात्रा की दूरी कितनी है? तो इसकी आती है 1105 किलोमीटर। ठीक है, अस्कोट आराकोट यात्रा किससे संबंधित है? यानी कि उत्तराखंड की संस्कृति को जानने से। अस्कोट आराकोट यात्रा की सर्वप्रथम यानी कि शुरुआत जो की गई थी वो कब की गई थी? वो की गई थी आपकी 25 मई 1974। ठीक है, कब की गई थी? 25 मई 1974 में की गई थी। ठीक है, सब सर्वप्रथम तो जो किसके नेतृत्व में हुई थी? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आयोजित की गई थी अस्कोट आराकोट यात्रा। जब आपकी यानी कि पहाड़ संस्था बन गई थी 1983 में। 1983 के बाद जो आयोजित की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? पहाड़ संस्था के। ठीक है, सर्वप्रथम हुई थी ये प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है अस्कोट आराकोट। ठीक है, अस्कोट पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में और आराकोट पड़ता है आपका
उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा बांध भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट का बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 400 मेगावाट का जो बांध है तुम्हारा भागीरथी नदी पर, वो कौन सा है? कोटेश्वर बांध। ठीक है, मनेरी वाली परियोजना किस पर है? भागीरथी नदी पर। ठीक है, भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर कहाँ पर पड़ेगा आपका? उत्तरकाशी में। चीला बांध, चीला बांध आएगा आपका पौड़ी नदी पे, नहीं पौड़ी गढ़वाल में। किस नदी पर? गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर है गोरखों के समय। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किसके समय चालू हुआ था? गोरखों के समय हुआ था। ठीक है, गोरखों से और पूछा जाए कि गोरखों ने कुमाऊं पर आधिपत्य कब स्थापित किया था? तो 1790 में। किस युद्ध में? हवालाबाग के युद्ध में। पूछा जाए कि गोरखों ने गढ़वाल पर कब आधिपत्य स्थापित किया था? तो इन्होंने किया था 14 मई 1804 को। 14 मई 1804 को। किसकी मृत्यु की थी इन्होंने? किसकी हत्या की थी? ये की थी आपने इनकी प्रद्युमन साहा की। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? ठीक है, पूछा है फ्रेंड्स कि वैदिक काल में जो था उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो ये था आपका त्रिशु। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन सेम ऐसे ही उठ के आ गया था, इसे याद कर लेना। त्रिशु जन का शासन था। ठीक है, सुबाहु की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? श्रीनगर से। श्रीनगर कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में। भारत का जन्म हुआ था कड़वाश्रम। कड़वाश्रम कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। किस नदी किनारे? मालिनी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 1856 ईस्वी में देवधुरा में महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की? ठीक है, इसका सही आंसर है हेनवुड। ठीक है, देवधुरा से जो महापाषाणकालीन अवशेष की खोज की थी वो किसने की थी? हेनवुड ने। कब की थी? 1856 में। देवधुरा पड़ता है आपका चंपावत। ठीक है, कहाँ कहाँ पर पड़ता है देवधुरा? चंपावत में पड़ता है। ठीक है, पूछा जाए कि उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? हेनवुड को। भारत पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? वो कहते हैं आपका कनिंघम को। ठीक है, भारत पुरातत्व का जनक कनिंघम को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। महाभारत के किस पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन पर्व। ठीक है, यानी केदारनाथ को भृंगतुंग महाभारत के किस पर्व में कहा गया है? वन पर्व में कहा गया है। ठीक है, पूछा जाए कि केदारनाथ धाम, ठीक है, केदारनाथ धाम की ऊंचाई कितनी है? 3581 मीटर। ठीक है, कहीं की 3584 मीटर भी दे रखा है फ्रेंड्स, याद कर लेना। 3581 मीटर या फिर 3584 मीटर। केदारनाथ कहाँ पड़ेगा आपका? रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ में जो भगवान शिव के अंक की किसकी पूजा की जाती है? केदारनाथ में की जाती है पीठ की पूजा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। महाभारत में कुलिंद नरेशों को कहा जाता था। इसका सही आंसर है द्विज श्रेष्ठ। और पूछा जाए कि महाभारत में कुलिंद नरेशों को, ठीक है, कुलिंद नरेशों की बात आएगी तो द्विज श्रेष्ठ। और आएगी कुलिंद शासकों को क्या कहते थे? तो वो कहते थे द्विज। ठीक है, कुलिंद शासकों को द्विज कहते थे, कुलिंद नरेशों को कहते थे द्विज श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। तालिस्बर ताम्रपत्र की खोज हुई थी। ठीक है, तालिस्बर ताम्रपत्र की खोज हुई थी 1915 में। ठीक है, तालिस्बर ताम्रपत्र की खोज कब हुई? 1915 में। ठीक है, तालिस्बर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है? यह आपका पौरव वंश से। ठीक है, पौरव वंश का निनाम क्या है? यह है आपका पर्वताकार वंश। ठीक है, पर्वताकार वंश किसका निनाम है? पौरव वंश का। ठीक है, पूछा जाए यानी कि खारी बाप, कुल्य बाप और द्रोण बाप, ठीक है, ये मापन पद्धति चलाई थी वो किसने चलाई थी? पौरव वंश ने ही चलाई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बुद्ध श्रमण शत्रु उपाधि किस कत्यूरी शासक ने धारण की थी? यानी कि एक तरह के बता दे रहे कि जो बौद्ध वंश यानी कि बौद्ध वंश थे या बौद्ध धर्म था, उसका शत्रु कौन था अपने उत्तराखंड में? भूदेव। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम जो विरोध किया था बौद्ध धर्म का वो किसने किया था? भूदेव ने। और सर्वप्रथम यानी कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस जाति के समय हुआ था? खस के। ठीक है, पूछा जाए यानी जो तुम्हारा कुणिंद वंश था उसका संस्थापक कौन थे? बसंत देव। ठीक है, बसंत देव या फिर कार्तिकेय वंश के संस्थापक कौन थे? बसंत देव। बसंत देव को ही क्या कहते हैं? वासुदेव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। गंगोली हाट में मध्यकाल में किस राजवंश का शासन था? इसका सही आंसर है मड़कोटी वंश। ठीक है, यानी कि गंगोली हाट कहाँ पड़ता है आपका? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में। ठीक है, मध्यकाल में किस राजवंश का शासन था? मड़कोटी वंश का। अगला क्वेश्चन है सेनापति नीलू कठायत को किसने कुमैया खिलत की उपाधि दी थी? ठीक है, नीलू कठायत किसका सेनापति था? ज्ञानचंद का। उपाधि किसने दी थी कुमैया खिलत की? वो भी ज्ञानचंद ने ही दी थी। कुमैया खिलत एक तरह की पोशाक होती है। ठीक है, इसमें है रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रचंद किस मुगल शासक के समकालीन था? ये था अकबर के। ठीक है, सर्वप्रथम रुद्रचंद अकबर से कब मिला था? 1588 में मिला था। कहाँ मिला था? लाहौर में। ठीक है, यहाँ पर है लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद शासक यानी कि लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, जिसमें कि
7 बार असफल रहा था और 8वीं बार जीता था। ठीक है, किसने किसके शासनकाल में किया था? मानशाह के। मानशाह का सेनापति कौन था? खत्तर सिंह। ठीक है, 8वें युद्ध में खत्तर सिंह मारे गए थे। उसी उपलक्ष्य में कुमाऊं में खतडुबा त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वो? 17 सितंबर को। और सोमचंद कौन थे तुम्हारे? चंद्रवंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, तिलू रोतेली किस चंद शासक के समकालीन थी? इसका सही आंसर है बाज बहादुर चंद। ठीक है, तिलू रोतेली जो थी किसके समकालीन थी? बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। ठीक है, पूछा जाए तिलू रोतेली का जन्म कब हुआ था? तिलू रोतेली का जन्म हुआ था 8 अगस्त 1661 को। कहाँ पर हुआ था? पौड़ी में हुआ था। तिलू रोतेली की हत्या किसने की थी? वो की थी आपकी रामू रजवार ने। रामू रजवार किसने नदी किनारे की थी? ये की थी इन्होंने पूर्वी नहर के किनारे। ठीक है, इसमें ऑप्शन है कीर्तिचंद। ठीक है, पूछा जाए कि एकमात्र चंद शासक जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया सर्वप्रथम, तो वो था कीर्तिचंद। कीर्तिचंद ने किसके समय आक्रमण किया था? अजयपाल के समय किया था। कब किया था? 1491 में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पूछा जाए कि यानी कि चंद्रवंश का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहते हैं? तो वो कहते हैं आपके जगत चंद के। ठीक है फ्रेंड्स, अगला इसका पूछा जाए कि तिल रोतेली किस चंद शासक के समकालीन थी? तो बाज बहादुर चंद। अगला क्वेश्चन है, कफू चौहान का संबंध किस गढ़ से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, उप्पूगढ़। ठीक है, कफू चौहान एक यानी कि महान शासक था, प्रतापी शासक था। किस गढ़ का? उप्पूगढ़ का। उप्पूगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? उप्पूगढ़ पड़ता है आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, अगर देखा जाए यानी कि प्राचीन समय में 52 गढ़ थे। ठीक है, 52 गढ़ को एकत्र किसने किया था? अजयपाल ने। तभी अजयपाल का नाम क्या पड़ता? गढ़पाल। ठीक है, इसी के अंतर्गत एक गढ़ आता था आपका उप्पूगढ़। ठीक है, यानी कि उप्पूगढ़ का शासक कौन थे? कफू चौहान। कफू चौहान एकमात्र शासक थे जिसने अजयपाल के सामने यानी कि समर्पण नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। 1936 ईस्वी में पीताम्बर दत्त ने पौड़ी से किस पत्र का संपादन किया था? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हितैषी। ठीक है, हितैषी यानी कि ये निकलता था आपका लैंसडाउन से। कब निकला था? 1936 में। किसने संपादन किया था? पीताम्बर दत्त ने। ठीक है, पूछा जाए कि गणदेश, गणदेश पत्रिका कब निकली थी? 1928 में। संपादक कौन थे? संपादक कर्ता कौन थे? वो थे आपके कृपाराम मिश्र। ठीक है, स्वर्ग भूमि कब निकली थी? 1939 में। विशाल कीर्ति 1913 में। इसके संपादक कौन थे विशाल कीर्ति के? सदानंद कुकरेती। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। थारू लोग चेचक बीमारी दूर करने के लिए किस देवी की पूजा करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, शीतला देवी की। ठीक है, यानी कि थारू लोग जो चेचक की बीमारी से बचने के लिए या दूर करने के लिए किस देवी की पूजा करते थे? यानी कि शीतला देवी की। चैती देवी पूछा जाए तो किसकी मुख्य देवी मानी जाती है? ये आती है आपकी बौक्सन जाति की। ठीक है, चैती देवी बौक्सन जाति की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। हारुल नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? इसका सही आंसर है जौनसारी। ठीक है, हारुल नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? देहरादून में। किस जनजाति से प्रसिद्ध है? जौनसारी से। ठीक है, हारुल नृत्य में एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है मुख्यतः, वो कौन सा है? रमतुला वाद्य यंत्र। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रमतुला वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति आभूषणों को साली पुली कहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भोटिया। ठीक है, यानी कि आभूषणों को साली पुली कौन सी जनजाति कहती है? आपकी भोटिया जनजाति कहती है। अगला क्वेश्चन है, हिल टॉप नामक स्थल शराब फैक्ट्री के कारण चर्चा में आया, वह किस जिले में है? इसका सही आंसर है टिहरी। ठीक है, हिल टॉप शराब फैक्ट्री कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में कौन सा पुराना नाम सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखा जाए तो खटीमा का प्राचीन नाम क्या था? मकरपुर। मुंशियारी का प्राचीन नाम क्या था? तिकसैन। कालसी, कालसी का प्राचीन नाम क्या था? कालकूट या कलकूट। ठीक है, खटीमा कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में। कालसी देहरादून में। मुंशियारी कहाँ पड़ता है आपका? पिथौरागढ़ में। ठीक है, यानी कि रानीबाग, रानीबाग कहाँ था आपका? नैनीताल में। रानीबाग का क्या नाम था? चित्रशिला। ठीक है, रानीबाग का प्राचीन नाम क्या था? चित्रशिला। ठीक है, पूछा जाए कि आलमनगर किसका प्राचीन नाम था? तो ये था आपका यानी कि अल्मोड़ा का। आलमनगर किसके समय था? चंदों के समय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। जागेश्वर में मारतोला आश्रम के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माधव आशीष। ठीक है, माधव आशीष। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। टिंचरी माई पुस्तक के रचनाकार हैं? इसका सही आंसर है कुलदीप रावत। टिंचरी माई पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप रावत। अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला लेखिका हैं? राज्य की प्रथम महिला लेखिका कौन है? विद्यापति डोभाल।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला से रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन 20। ठीक है, आदित्य, ऑप्शन बी, ठीक है, आदित्य नारायण पुरोहित, यानी कि ठीक ठीक है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है आपका? यह आपका शिमला में स्थित है। शिमला कहाँ पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और यानी कि पूछा जाए कि आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध किससे है, तो ये है एक कृषि वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, किसने 1981 ईस्वी में नंदा देवी का सफल आरोहण किया था? ठीक है, इसका सही आंसर है हर्षवंती बिष्ट। पूछा जाए कि नंदा देवी का सफल आरोहण 1981 में किसने किया था? हर्षवंती बिष्ट ने। ठीक है, हर्षवंती बिष्ट के बारे में एक क्वेश्चन बनाया भी हाल फिलहाल में करंट में। ठीक है, यानी कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट। ठीक है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती का संबंध किस जनपद से है? तो यहाँ इनका पौड़ी जनपद से। ठीक है, किस जनपद से? पौड़ी से। ठीक है, यहाँ पर आया आपका बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल आया है, बछेंद्री के पाल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं हम। ठीक है, बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था आपका नाकुरी गांव उत्तरकाशी में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? नाकुरी गांव उत्तरकाशी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? ये इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 को। ठीक है, कब हुआ था? 24 मई 1954 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नाकुरी गांव उत्तरकाशी में हुआ था। ठीक है, पूछा जाए कि बछेंद्री पाल ने सर्वप्रथम जो एवरेस्ट चोटी फतेह की थी वो कब की थी? इन्होंने की थी 24 मई 1984 को। यह प्रथम भारतीय महिला थी जो कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। ठीक है, पूछा जाए कि विश्व की कौन सी महिला बनी थी? ये विश्व की बनी थी 5वीं महिला एवरेस्ट विजेता और भारत की प्रथम महिला। ठीक है, पूछा जाए कि यानी कि बछेंद्री पाल को जो पद्मश्री दिया गया था वो कब दिया गया था? ठीक है, बछेंद्री पाल को पद्मश्री मिला था 1984 में। ठीक है, बछेंद्री पाल को पद्मश्री 1984 में, अर्जुन पुरस्कार 1986 में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका जो आंसर था, यानी कि 1981 में नंदा देवी पर सफल आरोहण किसने किया था? हर्षवंती बिष्ट ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गौरव विकास के रूप में मनाया जाता है, यानी कि उत्तराखंड में जो गौरव दिवस मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? यानी कि जीबी पंत, ठीक है, जीबी पंत जानते होंगे आप, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 10 सितंबर 1887 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खूंट गांव अल्मोड़ा में। ठीक है, इसी इन्हीं के जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पूछा जाए कि पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 सितंबर को। ठीक है, पूछा जाए आपसे कि कुमाऊनी भाषा दिवस और गढ़वाली भाषा दिवस, कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर को, गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, रूपकुंड पर 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ था? इसका सही आंसर है 2006। ठीक है, रूपकुंड पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 2006 में। कितने का जारी हुआ था? 5 रुपए का। अगला क्वेश्चन है, एक दमही कितने कुड़ी के बराबर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक दमी। ठीक है, ये मापन पद्धति है एक दमी कितने कुड़ी के बराबर होता है? 10 कुड़ी के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, हमेल एक प्रकार का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। हमेल है एक चवन्नी माला। ठीक है, सिक्कों की बनी एक चवन्नी माला। अगला क्वेश्चन है, मोलाराम का दंपति नामक चित्र किसे समर्पित है? इसका सही आंसर है प्रद्युमन शाह को। ठीक है, यानी कि मोलाराम ने दंपति चित्र बनाया है। ठीक है, किसके इसका है? प्रद्युमन शाह और इनकी पत्नी का है दंपति। ठीक है, पूछा जाए कि यानी कि टिहरी टिहरी जनपद या टिहरी रियासत की स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने। कब की थी? 28 दिसंबर 1815 को की थी। टिहरी रियासत की स्थापना किसने? सुदर्शन शाह ने। पूछा जाए कि टिहरी के प्रथम शासक कौन थे? सुदर्शन शाह। ठीक है, परमार वंश के यानी गोरखों के द्वारा कौन मारे गए थे? प्रद्युमन शाह मारे गए थे। कब मारे गए थे? ये मारे गए थे तुम्हारे 14 मई 1804 को। किस युद्ध में मारे गए थे? खुड़बुड़ा के युद्ध में। खुड़बुड़ा मैदान कहाँ पड़ता है आपका? देहरादून में। पूछा जाए कि उत्तराखंड का अकबर किसे कहते हैं? कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय भवन की नींव कब रखी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 27 अप्रैल 1897 में। ठीक है, नैनीताल राजभवन की नींव कब रखी थी? 27 अप्रैल 1897 में। बनकर पूर्ण कब हुआ था? 1900 में हुआ था। ठीक है, पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था रेमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने करवाया था? मैकडोनाल्ड ने। इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार थे स्टीवेंसन। ठीक है, वास्तुकार बनाने वाले थे स्टीवेंसन, बनवाने वाले कौन थे? मैकडोनाल्ड। ठीक है, पूछा जाए
यानी कि जो नैनीताल राजभवन था इसमें सर्वप्रथम कौन से राज्यपाल रही थी, तो वो थी तुम्हारी सरोजिनी नायडू। पूछा है नैनीताल राजभवन में यानी कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 9 नवंबर 2000 को। कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, गर्जिया देवी का मंदिर समर्पित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गर्जिया देवी का मंदिर किसे समर्पित है? माँ पार्वती को। पूछा है कि गर्जिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? रामनगर में। रामनगर, रामनगर पड़ता है आपका नैनीताल। ठीक है, किस नदी के किनारे आएगा? कोसी नदी के, कोसी नदी के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, चंपावत में मायावती आश्रम की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चंपावत में मायावती आश्रम कब बना था? ये बना था 19 मार्च 1899 में। किसने बनाया था? सेवियर दंपति ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, हथछीना जलाशय स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर। ठीक है, हथछीना जलाशय कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। वसुंधरा जलप्रपात चमोली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 चमोली में नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6597 मीटर। ठीक है, पूछा है कि नीलकंठ पर्वत आएगा तो कहाँ आएगा? चमोली में। नीलकंठ महादेव मंदिर आएगा तो पौड़ी में। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6597 मीटर। पूछा जाए कि 7140 मीटर यानी कि 7140 मीटर किसकी ऊंचाई है? यह है आपकी बद्रीनाथ की। किसकी है? बद्रीनाथ की। 7756 मीटर किसकी है? कामेट पर्वत की। कामेट पर्वत। पूछा है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो नंदा देवी पश्चिमी। कितनी है उसकी ऊंचाई? 7817 मीटर। दूसरा सर्वाधिक ऊंचा कामेट 7756 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है अक्टूबर अक्टूबर 2003। ठीक है, राज्य सूचना आयोग कब बना था? अक्टूबर 2003 में बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, देहरादून घंटाघर की नींव कब रखी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1948। देहरादून घंटाघर का यानी कि जो नींव रखी गई थी कब रखी गई थी? जुलाई 1948 में। ठीक है, पूछा जाए गोला मार्केट। ठीक है, गोला मार्केट पूछ लिया जाए या फिर गोला बाजार। ठीक है, गोला बाजार किस नगर में स्थित है? इसका सही आंसर है श्रीनगर। ठीक है, गोला मार्केट या गोला बाजार कहाँ स्थित है? श्रीनगर, पौड़ी में। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, जिसमें कि 20 हिंदी के थे और 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के थे। अगर आप इन क्वेश्चनों को अगर कॉपी में नोट करोगे तो करीब मान के चलना करीब मैंने 150 क्वेश्चन तक व्याख्या कर दी है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्सों को सभी यानी कि शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को और आप भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।